Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि एच.सी. वर्मा सर के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन सभी को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव 2 है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप नीट या JEE मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके तो शुरू करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 1 आवर। ऑप्शन ए, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। ऑप्शन बी, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0। ऑप्शन सी, द एवरेज स्पीड इज 0। ऑप्शन डी, द एवरेज वेलोसिटी इज 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ओके, इजी क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व। सो कंसिडर क्लॉक लाइक दिस वन। अब इनका कहना है कि कंसिडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ मिनट एंड। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द टिप। सो ये टिप है और इस टिप का हम मोशन कंसिडर करेंगे। ओके, सो इन 1 आवर, 1 घंटे में ये जो भी मिनट हैंड है ये पूरा घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा। ओके, सो इस केस में आफ्टर 1 आवर अगर इस टिप का हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तो जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन अगर डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू 2πr। इतना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ऑप्शंस क्या है देखिए, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। यस, दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 होगा। द डिस्टेंस कवर्ड इज 0। इस केस में जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो टोटल पाथ का लेंथ कितना होगा, इट इज इक्वल टू 2πr वेयर r इज अ रेडियस ऑफ दिस सेंटर से लेके टिप पॉइंट तक। सो दिस इज नॉट 0, इट हैज सम वैल्यू। The average speed is 0. What is speed? Speed is nothing but the distance upon time. Total distance traveled upon total time. तो distance यहाँ पे 0 नहीं है तो definitely speed भी 0 नहीं होगा। So this option is a wrong one. The average velocity is 0. अब velocity क्या है? It's a vector quantity. उसको हम कैसे define करते हैं? It's a displacement per unit time. यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगा। तो ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट वन। सो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है ए और डी, दीज आर द 2 आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज x इज इक्वल टू u t - 2 सेकंड प्लस a इंटू t - 2 सेकंड स्क्वायर। ओके, सो ये एक इंस्टेंटनेस पोजीशन दिया है उसका, उस पार्टिकल का। तो ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। ओके, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो पोजीशन दिया है उसके बेसिस पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, यानी हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन और एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ओके, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड वी कैन इजीली सॉल्व दैट वन। सो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू u t - 2 प्लस a t - 2 का स्क्वायर। ओके, सो इस इक्वेशन में a और u ये जो भी है ये कांस्टेंट्स है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं टू dx/dt। सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस टर्म का, देखिए t - 2 है। सो विथ रिस्पेक्ट टू t हम डिराइव कर रहे हैं तो ut का डेरिवेटिव कितना आएगा, u माइनस 2u का डेरिवेटिव कितना आएगा, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स 0। सो टोटल टर्म का डेरिवेटिव आ गया u प्लस
तो उसी तरह यहाँ पे 2 नीचे ले लेते हैं, सो ट्वाइस ए, इसको x कंसिडर करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सो ये एज इट इज़ लिखेंगे पहले और इसका डेरिवेटिव आएगा 1। तो फाइनल इक्वेशन हमें जो मिल रहा है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस ट्वाइस ए t माइनस 2, ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके गुड। तो अब इसी के बेसिस पे इसका डेरिवेटिव लेके हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो भी आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, सो दिस इज द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू t 0 आएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, इट्स अ ट्वाइस a। सो फाइनली एक्सेलरेशन जो भी है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस a आ गया। ओके अब हमें वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके तो इसके बेसिस पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इनका कहना क्या है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। ओके अब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है भैया। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाई सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू 0। तो स्मॉल t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो यहाँ पे क्या आएगा देखेंगे। सो जो भी इनिशियल वेलोसिटी है u इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस ट्वाइस a, t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये ब्रैकेट में -2 रहेगा, -2 माइनस दिस वन प्लस 2a, सो इनका प्रोडक्ट कितना होगा -4a। सो दिस इज इक्वल्स टू -4a। ओके अब ये होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू u माइनस 4a, लेकिन इनका कहना है कि इनिशियल वेलोसिटी u है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ओके द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, लेकिन हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू कितना आया ट्वाइस a, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस a, यस दिस इज द करेक्ट वन, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम t की वैल्यू 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो देखिए जैसे t की वैल्यू 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 बिकम 0 मल्टीप्लाइड बाई u 0 हो जाएगा। सो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। मीन्स जैसे हम t की वैल्यू 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आएगा 0, x की वैल्यू 0 इट्स इंडिकेट दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स है, उनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें उसको पिक करना है। ठीक है तो फर्स्ट वन, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। ओके सो दिस इज द करेक्ट वन। क्यों करेक्ट है सर? करेक्ट इसलिए है जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इज व्हाट, इट इज अ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। What is average velocity? So it's the total displacement upon total time. जब हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को स्टडी किया था, हमने देखा था कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। लेकिन सर्कुलर मोशन हो रहा है तो जो भी डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट विद इन एनी 2 पॉइंट्स। ओके तो उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो एवरेज स्पीड जो भी है वो हमेशा एक तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है या उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा अगर मोशन हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो भी स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट वन, और इसके बारे में हमने पूरे डिटेल में थ्योरी में भी देखा था। सेकंड पॉइंट क्या है देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच mod of dv by dt is not equals to 0 but ddt of mod of v is equals to 0.
सो यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए ये क्या है, जो भी एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो भी इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन डी ऑफ वी मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर दैट पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस वन। तो पार्टिकल जो भी था, सबसे पहले यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, ओके, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होने के बाद पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसका स्पीड मान के चलिए कि 10 मीटर पर सेकंड है, ओके, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो इस पॉइंट पे आने के बाद वो टर्न लिया टुवर्ड्स द लेफ्ट, और पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस वन इन दिस वे, सो हैविंग द सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द सेकंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ओके, क्या ये दोनों वेलोसिटी सेम है? द आंसर इज दैट नॉट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो इस केस में अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लेता हूँ, सो दिस एक्सेलरेशन इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, सो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं स्पीड का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, पहले स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। अभी भी स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की नहीं। सो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या स्पीड चेंज हो रहा है पार्टिकल का? नो, स्पीड इज कांस्टेंट। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो in a time interval. Okay, it is possible that the instantaneous velocity is never zero in the interval. Yes, it is possible. कैसे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। So let us consider this example of circular motion of this particle. Okay, so जो भी पार्टिकल यहाँ पे है, this particle सर्कुलर मोशन कर रहा है like this one. अब इसका एक मोशन कंप्लीट होने के बाद अगर मैं कंसिडर करता हूँ एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है जीरो। ओके, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था पार्टिकल वहीं पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। ओके, it is possible that the instantaneous velocity is never zero in this interval. Yes, it is possible, क्योंकि पार्टिकल कहीं पे भी हो उस इंस्टेंट पे उसको एक वेलोसिटी है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हर एक पॉइंट पे एक वेलोसिटी मिल रहा है उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी है इट हैव इनिशियल वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट। तो हर इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन एवरेज जो भी वेलोसिटी है वो उस पार्टिकल का जीरो है उस टाइम इंटरवल में। तो ऑप्शन सी इज अगेन करेक्ट वन। नेक्स्ट, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक किया स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। It is possible that the instantaneous velocity is never zero in that interval. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। लेट अस कंसिडर दिस इज अ बॉल। ओके, इसको हटा देते हैं हम। ओके, सो दिस वन इज वन सरफेस। यहाँ पे हम एक छोटा सा सरफेस कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए। सो इस बॉल को हम यहाँ से थ्रो करने वाले ऊपर के डायरेक्शन में। बॉल यहाँ तक आया, जैसे जैसे बॉल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है अंडर ग्रेविटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस। और जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो भी होगा
जीरो होगा। सो वेलोसिटी बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी अगेन इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, वो और मूव करेगा और फाइनली उसी पॉइंट पे आएगा जहाँ से हमने थ्रो किया था। ओके, अब सर मैं आपको पूछता हूँ कि टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट है कितना हुआ इस मोशन में? ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था, फिर वापस यहीं पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो टोटल जो भी एवरेज वेलोसिटी है वी एवरेज, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इसके पूरे पाथ में अगर हम देखेंगे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा हमें मिला जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितना है? जीरो है। सो एट दैट इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद वो पूरा वापस आ रहा है, तो हर इंस्टेंट पे उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। तो ये जो भी स्टेटमेंट है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो। ओके, एवरेज वेलोसिटी जीरो हमें मिल गया। इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जिसमें जिस पॉइंट पे जिस इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगा। सो दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग वन। तो इसका सही आंसर था ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट may, this is a very important word. An object may have, option A, varying speed without having varying velocity. This is not possible. So यहाँ पे देखिए, इनका कहना है कि स्पीड वैरी हो रहा है, ओके, लेकिन वेलोसिटी वैरी नहीं हो रहा है। किसी भी मोशन में क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर स्पीड वैरी होता है तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी वैरी होगा, क्योंकि जो भी वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो भी है वो स्पीड है, ओके, प्लस डायरेक्शन। सो यहाँ पे स्पीड अगर चेंज होता है किसी भी पार्टिकल का तो वेलोसिटी चेंज होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट होके अगर डायरेक्शन भी वैरी होता है किसी भी पार्टिकल का तो डेफिनेटली वेलोसिटी भी वैरी होगा। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है कि वैरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी, सो दिस इज अ रॉन्ग वन। ओके, वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, ये करेक्ट होगा। ओके, कैसे? अगर एक ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है पार्टिकल का लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम पार्टिकल का मोशन स्टडी करते हैं तो उसका स्पीड कांस्टेंट है। ओके, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और हर इंस्टेंट पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। सो दिस इज अ करेक्ट वन। सो वैरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वैरी नहीं होता है, सिर्फ वेलोसिटी वैरी होगा डायरेक्शन चेंज की वजह से। ओके, थर्ड, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट वैरिंग वेलोसिटी। भैया जब हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था तो एक्सेलरेशन का जो भी डेफिनेशन था, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, स्पीड की नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी जो भी स्टेटमेंट है दिस इज द रॉन्ग वन, कि किसी पार्टिकल को एक्सेलरेशन है लेकिन उसकी वेलोसिटी वैरी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी अगर वैरी होगा तो ही एक्सेलरेशन रहेगा। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, लास्ट ऑप्शन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। नॉन जीरो एक्सेलरेशन यानी उस पार्टिकल को एक्सेलरेशन है लेकिन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड। सो अगेन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? इट इज़ अ रेडियल एक्सेलरेशन। सो
दिस इज अ एग्जाम्पल। द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन उस पार्टिकल को है विदाउट वेरिंग स्पीड, सो दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो भी आंसर है बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, mark the correct statements for a particle going on a straight line. Okay, so particle का जो भी मोशन हो रहा है it is on a straight line, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए, if the velocity and acceleration have opposite sign the object is slowed down। क्या होगा कि नहीं होगा? यस, होना चाहिए। कैसे, वो हम देखते हैं। सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दिस वन इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, दिस इज द पॉजिटिव साइड 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 इन दिस वे, दिस इज द ओरिजिन। सो इस साइड में -1 -2 -3 -4 इन दिस वे। ओके, तो अब थोड़ा सोचिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन, अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके बॉल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीन्स इसकी वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है इट इज टूवर्ड्स दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को जो भी डायरेक्शन है ऐसा मान के चलते हैं इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस बॉल की जो भी वेलोसिटी होगा वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। ओके, सो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी स्पीड होगा वो कम कम होते जाएगा, मीन्स इट्स स्लोइंग डाउन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या कहना है इनका। यहाँ पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हैं, सो ऑब्जेक्ट इज हियर, सो उसका पोजीशन कैसा है 3, सो इट इज अ पॉजिटिव। इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, तो पोजीशन पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी इसका नेगेटिव है, ओके तो वेलोसिटी अगर इसका नेगेटिव है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, पोजीशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। करेक्ट है, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट वन। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब इसी को हम अगर इस डायरेक्शन में रख के देखते हैं, अगर पोजीशन नेगेटिव है लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है वेलोसिटी का, तो इट इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन सी, इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। ओके, सो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? देखिए, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है किसी इंस्टेंट पे, द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। क्या ऐसा होगा? द आंसर इज दैट नॉट। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो अंडर ग्रेविटी, तो हम हर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन रहेगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पार्टिकल अगर हम विथ इनिशियल वेलोसिटी अगर ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली पार्टिकल ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो वैसे वैसे उसका स्पीड कम होते जा रहा है। तो एक इंस्टेंट पे पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उस वक्त उसका जो भी वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज 0, लेकिन उस वक्त उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा इट इज अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू स्मॉल g। तो पार्टिकल हमेशा यानी उस इंस्टेंट पे भले ही उसकी वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, ये जो भी डिस्कशन है इट इज फॉर द स्ट्रेट लाइन, इतना याद रखना है। लास्ट, इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है, कितने वक्त के लिए? मान के चलिए कि 10 सेकंड के लिए वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो किसी भी इंस्टेंट पे विथ रिस्पेक्ट टाइम क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही? नहीं, क्योंकि
उसका कहना है कि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे तो डेफिनेटली उस पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होगा इट इज़ जीरो होगा। तो इफ़ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन अ टाइम इंटरवल, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके जो भी ऑप्शंस थे ए बी डी। Question number 6. The velocity of a particle is 0 at t is equals to 0. ओके, सो जब टाइम की वैल्यू हम जीरो कंसिडर करें उस वक्त उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, जीरो है, इतना आपको याद रखना है। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन, द एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू जीरो मस्ट बी जीरो। ओके, सो ये वर्ड मुझे थोड़ा खटक रहा है, क्यों? देखिए, अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल let us imagine that this is a one ball which is throwing from the ground. So ground surface से इस बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं। जैसे जैसे इस बॉल ऊपर जा रहा है तो ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस एंड एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगा। अगर उसी टाइम पे हमने टाइम नोट डाउन किया कि t इज इक्वल टू जीरो, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे है तो t इज इक्वल टू जीरो, उस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, जीरो है, जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। ओके, हमने उसी इंस्टेंट पे टाइम की वैल्यू जीरो कंसिडर किया। क्या इसका मोशन तो चल रहा था, क्या उस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए? नो, उस इंस्टेंट पे इसकी एक्सेलरेशन जो भी होगा इट इज इक्वल टू जी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो इतना एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। तो ये मस्ट जो भी है ये लागू नहीं होगा, मे बी जीरो हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं तो उस केस में ये ऑप्शन करेक्ट होगा, दिस इज नॉट करेक्ट वन, क्योंकि ये जो भी डिस्कशन है ये फर्स्ट ऑप्शन को रॉन्ग कर रहा है। ओके, अब हम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं सेकंड इसके लिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम हियर। मान के चलिए कि एक सरफेस है और इस सरफेस पे इसका मोशन स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है। जब टाइम की वैल्यू जीरो था तो पार्टिकल का मोशन ही स्टार्ट नहीं होता, उस वक्त उसका एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ओके, सो दिस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। थर्ड वन, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू जीरो टू 10 सेकंड। ओके, सो 10 सेकंड के लिए उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है। द स्पीड इज आल्सो जीरो इन दिस इंटरवल। ओके, द स्पीड इज जीरो इन दिस इंटरवल। अब टाइम कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है वो देखिए, t इज इक्वल टू जीरो टू t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो जब t की वैल्यू जीरो सेकंड था उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितना था, जीरो है उस पार्टिकल की। पहले सेकंड में भी वेलोसिटी जीरो रहेगा, दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी जीरो रहेगा, अप टू 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, क्योंकि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट वन। ओके, तो दिस इज द नॉट जनरल स्टेटमेंट, इसके लिए ये करेक्ट है, क्योंकि जब टी की वैल्यू जीरो है उस वक्त वेलोसिटी जीरो था, तो इसकी वजह से हर इंस्टेंट पे स्पीड जीरो रहेगा हर इंटरवल पे। ओके, इफ द स्पीड इज जीरो, अगर पार्टिकल की स्पीड जीरो है फ्रॉम t इज इक्वल टू जीरो सेकंड टू 10 सेकंड, द एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो इन दिस इंटरवल, दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो हमें ये बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एडवांस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, the magnitude of the velocity of a particle is equal to its speed। अब यहाँ पे जो भी वेलोसिटी और स्पीड की बात हो रही है, दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द स्पीड एट दैट मोमेंट। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ये एट दैट इंस्टेंट बात हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड, दिस इज द करेक्ट वन। सेकंड ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि रॉन्ग है? थोड़ा
सोचो और इसका आंसर बताओ। ओके, एक टाइम इंटरवल दिया है और ये जनरल स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट restricted to any example। ये जनरल स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी in an interval is equal to its average speed in that interval। so सर्कुलर मोशन में ये लागू नहीं होता है, एवरेज वेलोसिटी पूरे रोटेशन में जीरो होगा, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ये ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है तो ये जो भी स्टेटमेंट है दिस इज अ करेक्ट वन, बट in all example this is not a correct statement। Third option, it is possible to have a situation in which the speed of a particle is always zero but the average speed is not zero। this is not possible, wrong statement। it is possible to have a situation in which speed of the particle is never zero but the average speed in an interval is zero। ये भी possible नहीं है, क्योंकि जो भी स्पीड हम डिफाइन करते हैं इट इज़ द टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो स्पीड एवरेज जो भी स्पीड हम लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो ये दोनों एग्जांपल रॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट for a particle moving on a straight line is shown in figure। ओके, सो यहाँ पे दिया है along x axis टाइम लिया गया, along y axis वेलोसिटी लिया गया। ओके, सो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख सकते हैं। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी कितना था जब टाइम की वैल्यू 0 था, 10 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है। ओके, एक पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गया 10वें सेकंड पे, और जैसे जैसे टाइम और आगे हो रहा है तो वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू अब निगेटिव में हो गया, -1 2 3 दिस वे अप टू 10। ओके, 20वें सेकंड में वो 10 हो गया, उसके बाद 30वें सेकंड में उसकी वैल्यू हो गया -20 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी। तो अब थोड़ा सोचिए बिफोर सीइंग द ऑप्शंस, ऑप्शन देखने से पहले कि इस टाइप का मोशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन कंसिडर करते हैं, इट इज़ लाइक दिस वन। तो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द वन बिल्डिंग एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस, और एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो करने वाले हैं। ओके, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उस वक्त एट दैट इंस्टेंट इसकी इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, और इसको हम ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही इसको हम थ्रो करेंगे तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी, और एक इंस्टेंट ऐसा है कि जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा। यानी किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा, तो टाइम की वैल्यू जब 10 सेकंड है उस वक्त इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगा। ओके, ये ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद 10वें सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे आना स्टार्ट होगा ड्यू टू द ग्रेविटेशन, और जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा इस पॉइंट पे, यानी टोटल टाइम की वैल्यू होगा 20 सेकंड और वेलोसिटी रहेगा -10। देखिए 10वें सेकंड पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 था और 20 सेकंड पे तो वेलोसिटी की वैल्यू -10। ओके, नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। सो सबसे पहले डायरेक्शन वेलोसिटी का कौन से डायरेक्शन में था, वेलोसिटी का डायरेक्शन था ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, अब वो नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी उसको हम माइनस कंसिडर करेंगे। अब बॉल नीचे आ रहा है और 30वें सेकंड पे बॉल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। सो इसी का वो ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है देखिए, ऑप्शन ए, द पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पूरे जर्नी में जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू जो था कांस्टेंट था, तो ऑप्शन ए इज कांस्टेंट करेक्ट वन। ऑप्शन बी, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न अराउंड। तो भैया पार्टिकल तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो टर्न हो गया और नीचे आ रहा है, तो पार्टिकल टर्न हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, जो भी डिस्कशन हमने किया था। तो दिस इज अ रॉन्ग वन। द पार्टिकल हैज़ 0 डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पूरे जर्नी में सो दिस इज अ इनिशियल पॉइंट, सो यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया नीचे तक, तो दिस इज अ लास्ट पॉइंट। ओके, सो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है
सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 नहीं है, सो दिस इज अगेन द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन डी देखते हैं, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल, एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकंड, ओके, इज सेम एज दैट ऑफ द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकंड। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो डेफिनेटली ये जो भी स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि इस में जो भी एक्सेलेरेशन था उतना ही एक्सेलेरेशन इसमें है, स्ट्रेट लाइन है, तो एवरेज स्पीड उसका सेम रहेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन ए और डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, figure shows the position of a particle moving on x-axis as a function of a time. Okay, this is that graph. So this along x-axis यहाँ पे time दिया है, along y-axis यहाँ पे position दिया है. Okay, so particle has come to rest at 6 times. Second option, the maximum speed is at t is equal to 6 seconds. Third option, the velocity remains positive for t is equal to 0 to t is equal to 6 seconds. Last option, the average velocity of the for the total period is negative. Okay, so let us see now. सबसे पहले यहाँ पे इस ग्राफ को हम एनालिसिस कर लेते हैं। सो फॉर दैट लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन स्केल। ये ओरिजिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 इन दिस वे अप टू 16 यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट मैं कंसिडर करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड था उस वक्त ग्राफ जो भी है यानी ऑब्जेक्ट जो भी है कौन से पोजीशन पे था 15, ये हम 15 कंसिडर करेंगे और यहाँ पे एक 5 कंसिडर करेंगे। ओके, समझने के लिए इजी होगा इस ग्राफ को। ओके, सो जब टाइम की वैल्यू 0 था तब पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का कहाँ पे था 15, तो इस ऑब्जेक्ट को हम 15 पे रख देते हैं लाइक दिस वन। ओके, सो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम पास, ओके, सो देखिए जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है 1 सेकंड तक, तो उस वक्त पोजीशन क्या होगा, कम हो गया, 15 से लेके वो 10 तक आ गया, तो 1 सेकंड में पार्टिकल 15 से लेके 10 तक आ गया लाइक दिस वन। दूसरे सेकंड में ओके यहाँ से फिर और वो दूसरे सेकंड तक यानी अप टू टाइम t इज इक्वल टू 2, तो फिर पोजीशन 15 हो गया लाइक दिस वन। सो पार्टिकल का मोमेंट देखिए, उसके बाद और टाइम जैसे जैसे पास हो रहा है तो वैसे वैसे ये फिर पोजीशन और कम हो रहा है और वो 5 तक आ गया। ओके, जब हम यहाँ पे है उस वक्त लाइक दिस वन 2.5 सेकंड पे, उसके बाद थर्ड सेकंड पे और पार्टिकल इधर आ रहा है लाइक दिस वन, उसके बाद थर्ड सेकंड पे या फोर्थ सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे आ गया, फोर्थ सेकंड के आके वो 0 पे आ गया इन दिस वे। सो इस तरीके से आप थोड़ा इसको इमेजिन कीजिए, करो इस ग्राफ को। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। अब पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो पार्टिकल रेस्ट पे कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। एक आप इमेजिन करके कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल फंडा है एक, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम ढूंढना पड़ेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस पॉइंट पे अगर हम dx/dt करते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू 0 आएगा। ओके, इस पॉइंट पे या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे। सो dx/dt की वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ रहा है उस पॉइंट पे, इसका मतलब है वो उस इंस्टेंट पे वो रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, तो ऐसे कितने बार रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, 6 टाइम्स रेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। सो दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, अब देखते हैं सेकंड वन, द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। ओके, मैक्सिमम स्पीड के लिए जो भी dx/dt है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टाइम, वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, dx/dt मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन इस केस में अगर हम देखते हैं 6वें सेकंड पे, सो 6वां सेकंड यहाँ पे आ रहा है, अगर इस ग्राफ का मैं स्लोप फाइंड आउट करता हूँ तो ये स्लोप कम आएगा। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे दिख रहा है आपको, मैक्सिमम स्लोप यहाँ पे दिख रहा है। तो मैक्सिमम जो भी स्पीड है वो सेकंड पे आएगा, t इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट पे, तो ये गलत है।
द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर t इज इक्व टू 0 टू t इज इक्व टू 6 सेकंड। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, जब ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो इनका कहना जो भी है कि वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर द दिस 6 सेकंड ऑफ इंटरवल, सो दिस इज अगेन द रॉन्ग वन। सो ये थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इन इज नेगेटिव। ओके, इसके लिए मोशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मोशन कहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ लाइन, ओके, सो यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ तो पोजीशन कुछ कम दिख रहा है मुझे। ओके, तो ग्राफ एग्जैक्टली प्लॉट नहीं किया गया। ओके, तो पोजीशन यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन अब ये पोजीशन देखेंगे तो इनिशियल पोजीशन कितना था 15, अब पोजीशन कितना आ रहा है मे बी 12। तो 12 माइनस 15 इट इज इक्वल टू -3, सॉरी इट्स द -3 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, इट्स अ 6 सेकंड, तो 6, तो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। सो ये जो भी वेलोसिटी आएगा, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट द नेगेटिव। सो यहाँ पे द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव, सो दिस इज करेक्ट वन। लेकिन बुक में एक ही दिया है ऑप्शन ए। अब ये भी करेक्ट हो सकता है अगर हम एग्जैक्ट स्केल पे लेते हैं तो। ओके, और सेकंड चीज एक जो मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 मिनट, हमें सिर्फ 6वें सेकंड तक देखना था। ओके, ओके, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। अब ये ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है, पूरे पाथ तक अगर कंसिडर करते हैं पूरे जर्नी तक तो नेगेटिव आएगा 100%। ऑप्शन ये भी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम 2 फ्रेम S1 and S2 have equal magnitude 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिए हैं। फर्स्ट वन इज S1, सेकंड वन इज S2, और इन दोनों से हम जब एक पार्टिकल को देख रहे हैं तो उस पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन है फ्रॉम दिस 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द ऑप्शन ए, द फ्रेम्स must be at rest with respect to each other. Option B, the frames may be moving with respect to each other but neither should be accelerated with respect to each other. Third, the acceleration of S2 with respect to S1 may either be 0 or 8 meter per second square. The fourth, the acceleration of S2 with respect to S1 may be anything between 0 and 8 मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं एक एग्जांपल। मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज दैट ऑब्जेक्ट। ओके, फिलहाल के लिए हम कंसिडर करके चलते हैं कि दिस इज एट अ रेस्ट पोजीशन। अब ये रेस्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे मैं 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करूँगा। So this is the first frame of reference which is moving in this direction with acceleration 4 meter per second square. Okay, इतने एक्सेलरेशन से ये इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे एक बंदा इसका नोट डाउन कर रहा है, रीडिंग नोट डाउन कर रहा है। ओके, तो सेकंड फ्रेम ऑफ मैं कंसिडर करता हूँ लाइक दिस वन। It is moving in this direction, opposite direction, with the acceleration of 4 meter per second square. Okay, इस डायरेक्शन में ये जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम इसको कंसिडर करते हैं S1 और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कंसिडर करते हैं S2। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये जो भी है दिस इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन ये रेस्ट पोजीशन पे है। ओके, सो फिलहाल पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है।
ओके अब जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो ये व्यक्ति जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो भी मूव करेगा विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इस व्यक्ति को जो पार्टिकल रेस्ट पे है ये कैसे दिखेगा, ये मोशन में दिखेगा इन दिस डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट दैट? जैसे कि हमने ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन एक्सेलरेट हो रहा है आगे के डायरेक्शन में, तो हमें पीछे के डायरेक्शन में पेड़ जो भी है वो जाते हुए दिखते हैं। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हमें लगा के सोचना है। ओके तो अब इस व्यक्ति जो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उसको ये रेस्ट वाला पार्टिकल कैसे दिख रहा है, इट इज एक्सेलरेटिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी दिखेगा। अगर ये व्यक्ति जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अगर इस व्यक्ति को जो कि ऑलरेडी एक्सेलरेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी ये रेस्ट वाला जो दिखेगा वो इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। ओके अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो ये वाला माइनस होगा। ओके अब दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट हो रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके दोनों का एक्सेलरेशन जो भी है वो मैग्नीट्यूड सेम है। ओके क्या ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है? द आंसर इज दैट नॉट रेस्ट। ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे नहीं है, फिर भी ये हमें दिख रहा है। ओके सो यहाँ पे जो भी बोला है कि मस्ट, ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। एक सेकंड इस पे सोचिए थोड़ा कि पार्टिकल ऑलरेडी मोशन पे है और दोनों के दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, तो ऐसे केसेस में ये लागू पड़ेगा। लेकिन मस्ट जब आ रहा है तो सभी के लिए वो लागू नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके द फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट आइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर देखते हैं तो दिस इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर दोनों फ्रेम का रिलेटिव एक्सेलरेशन ले तो यहाँ पे वो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो जैसे कि हमने दो सिचुएशन कंसिडर की है, अगर ये दोनों रेस्ट पे है और पार्टिकल का मोशन हो रहा है तब ये स्टेटमेंट लागू हो जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भी ये लागू होगा। लेकिन ये हमें सही लग रहा है, लेकिन क्या इन दोनों के लिए लागू होगा कि इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है? तो इसके अलावा भी कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इस ऑब्जेक्ट को मान के चलिए कि दिस इज एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके और पार्टिकल जो भी है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके अब जो व्यक्ति इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसको ये दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि इस पार्टिकल का जो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके सो बैकवर्ड है तो -4 ले लेंगे। अब ऐसा इमेजिन करके चलिए कि ये जो भी व्यक्ति इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है S2, ओके इट इज एक्सेलरेटिंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कंसेप्चुअल है, ओके समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ओके सो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी व्यक्ति बैठा है उसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो इस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है जो ऑलरेडी एक्सेलरेशन मोशन में है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा 4, और कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, सो इट्स अ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये किसी भी सिचुएशन में यानी 0 और 8 ना होते हुए रिलेटिव इन दोनों में फिर भी ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 may be anything between 0 and 8. Yes, तो ये हो सकता है। Okay, so this is the correct answer. The last one is the correct answer.
ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह हम HC वर्मा सर के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव 1 हो, ऑब्जेक्टिव 2 हो या एक्सरसाइजेस हो, सभी को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।